जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। ल्यूसेंट की क्वेश्चन सीरीज़ का ये पार्ट चला हुआ है हमारा। तो ये जो क्लास है हमारी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है। हमारी दो क्लास चलती है, एक न्यूमेरिकल की और एक कंसेप्चुअल की। आपस में कोई भी चीज़ें मिक्स ना हो इसलिए अलग अलग क्लासेस की है, ठीक है। पार्ट्स में हैं, कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स को पार्ट्स में डाल दिया, चैप्टर को एक साथ डाल दिया, तो इस तरह से क्लास चली हुई है। तो आप लोग भाई जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और भाई शेयर ज़रूर करना प्लीज़। किसी और जो साथी को ज़रूरत है उसे भी इसका लाभ मिलता रहे। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमारा जो चैप्टर है वो है वेव मोशन, तरंग गति। इसके क्वेश्चनों को हम करेंगे, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को लगा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है किसी गैस में, पहला क्वेश्चन है कि भाई किसी गैस में, मैं बुक खोल लेता हूँ एक मिनट। उत्पन्न ध्वनि तरंगे है, कैसी होती है गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। भाई गैसों में जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो भाई इसका ऑप्शन होगा बी, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है गैसों में उत्पन्न तरंगे, क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है कि तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं भाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, आयाम। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूकंपी तरंगे, जो भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक, वो वेव्स कैसी होती है, और वो वेव होती है हमारी मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। और थर्ड का ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर फोर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किया जाता है मैटर वेव्स का, द्रव्य तरंगों का। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम प्रॉपर्टी यूज होती है, मैटर वेव का, द्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्वांटम प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अनुप्रस्थ तरंग का संचरण। अनुप्रस्थ होती है हमारी ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है केवल द्रव में, केवल गैस में, या केवल ठोस में, या तीनों में। तो भाई अनुप्रस्थ तरंग का जो संचरण होता है केवल सॉलिड्स में होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल जो अनुदैर्ध्य है वो तीनों में होता है उसका, ठीक है। तो फिफ्थ का आपका आ जाएगा सी, फिफ्थ का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स्थ में कहा है कि भाई माध्यम में रूप की प्रत्यास्थता का गुण कैसी तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। रूप की प्रत्यास्थता को देखो इलास्टिसिटी के कहेंगे। इलास्टिसिटी का गुण किसके लिए आवश्यक होता है, और इलास्टिसिटी का गुण होता है भाई हमारा अनुप्रस्थ तरंगों के लिए। इलास्टिसिटी का गुण होता है हमारा अनुप्रस्थ तरंगों के लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए। क्योंकि माध्यम की ज़रूरत किसे होती है, ट्रांसवर्स वेव को होती है। और माध्यम कैसा, वो भी ठोस माध्यम। और ठोस में ही क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण है जो विरोध करता है। इलास्टिसिटी किस में होती है, ठोस में। तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स वेव के लिए अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण होता है। क्लियर सी बात है, अभी बताया था तीनों में होगा।
अभी बताया था एक ही क्वेश्चन पहले कि अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो ट्रांसमिशन होता है वे किस किस मीडियम में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में उनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है एक ही मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की चाल क्या होगी। एक ही मीडियम है लाइक एयर, और एयर में दोनों को, सॉरी एयर नहीं कहेंगे क्योंकि एयर में नहीं चलती हमारी जो ट्रांसवर्स वेव है, वो चलते हैं सॉलिड में। ठीक है, यदि द्रव की सतह पर चले तो उस पर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की चाल कैसी होगी, समान होगी, डिफरेंट होगी, या डिसाइड नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज। तो भाई ये क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। एक ही मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो 8th का आ जाएगा बी हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए। 9 का आ गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 10, एम्पलीट्यूड कैसी क्वांटिटी है। एम्पलीट्यूड ये जो होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी अपसाइड और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड। तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका कि एक अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिशन में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व, दाब सामान्य दाब की तुलना में, माध्यम का घनत्व विरलन और संपीड़न होता है। देखो ये जो पास पास होती है ये क्या होता है हमारा, संपीड़न, कंप्रेशन, और जब दूर दूर होती है वो होता है विरलन। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं विरलन। ये तो कंप्रेशन, संपीड़न तो हो गया हमारा कंप्रेशन। एक मिनट रुकिए, और विरलन को क्या बोलते हैं हम, रेयरफेक्शन। ये क्या है हमारा, कंप्रेशन है, और ये रेयरफेक्शन, विरलन। तो विरलन में क्या होगा, विरलन में जो दाब होगा सामान्य की कंपेयर में कम होगा। क्या होगा, नॉर्मल के कंपेयर में कम होगा, और यहाँ नॉर्मल के कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो आपका कहाँ पूछा है, विरलन रेयरफेक्शन में पूछा है। तो रेयरफेक्शन में क्या होगा आपका, कम होगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ए। रेयरफेक्शन में क्या होगा, कम होगा, और ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 12 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी नहीं है इनमें। तो भाई लॉन्गिट्यूडनल क्लियर है बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है जो जल के अंदर उत्पन्न तरंग है। क्या होगी, जल के अंदर उत्पन्न तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। और 12th का क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा गुण एक दूसरे से स्वतंत्र है। कौन सा गुण तरंगों का निम्न में से कौन सा गुण एक दूसरे से स्वतंत्र है, जो डिपेंड नहीं करता किसी पे भी, और वो है हमारा वेलोसिटी। वो क्या है, वेलोसिटी। तो 13 का आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 14, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, वो रहता है भाई फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।
और ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक इक्वेशन दी है, y दी है x और t में, और क्या कहता है कि a cos एक्स टी प्लस ओमेगा टी क्या शो करती है। देखो भाई अगर होता y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टी, तो होता है प्लस एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल, प्लस एक्स डायरेक्शन में अनुदैर्ध्य, और अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस एक्स डायरेक्शन में अनुदैर्ध्य। और बात आ गई कोस में, तो कोस में अगर ये क्या होता, ये होता ओमेगा टी माइनस एक्स टी, ओमेगा टी माइनस सॉरी के एक्स है ना ये, हाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये एक्स टी नहीं होगा के एक्स होगा भाई, ठीक है। ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसवर्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, और अब यहाँ दिया हुआ है इनके बीच में प्लस, तो ये क्या होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अनुप्रस्थ। तो आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा अनुप्रस्थ तरंग होगी, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आयामों का अनुपात दिया है एम्पलीट्यूड का, A1 रेशियो A2 दिया है 2:3, तो इंटेंसिटी का रेशियो पूछा I1 I2 तीव्रताओं का, ये क्या होता है भाई हमारा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यानी कि 4:9, क्या आ जाएगा हमारा 4:9 आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में इसका उल्टा रेशियो दिया है I1 रेशियो I2 1:16, तो A1 रेशियो A2 पूछा है और वो क्या होगा रूट I1 अपॉन I2, इसका उल्टा हो गया, तो ये आ जाएगा भाई हमारा 1:4, और ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कौन सी इक्वेशन वेव को शो करती है, और इक्वेशन क्लियर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ही किसे तरंग के शो करती है। देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया है ए साइन, y इक्वल्स टू दिया हमें साइन ए साइन ए टी माइनस बी सी प्लस एक्स, केवल ये वाली इक्वेशन है जो तरंग को शो करती है, और आपका ऑप्शन आ गया 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है भाई, पोलराइजेशन के द्वारा। पोलराइजेशन क्या होता है पोलराइजेशन में, पोलराइजेशन में केवल वे ही तरंग निकल पाती है बाहर जिनके कंपन क्या होंगे, ये जो पैरेलल होते हैं ना पोलराइड के एक्सिस के, वे ही बाहर निकल पाते हैं, तो इनसे बाहर निकलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो तरंग का अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स नेचर किससे बताया था, पोलराइजेशन ने बताया था। तो निर्धारण किससे होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का, वो होगा पोलराइजेशन ध्रुवण से। तो ध्रुवण कौन सा ऑप्शन है आपका, और ध्रुवण आपका ऑप्शन है भाई पोलराइजेशन, ऑप्शन है आपका सी, पोलराइजेशन ध्रुवण से निर्धारण होगा इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जिन कणों के बीच की दूरी क्या है, लैम्डा है, पाथ का डिफरेंस दिया है लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दिया है लैम्डा के, और फेज डिफरेंस पूछता है कितना होगा।
फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होगा। तो भाई फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पाथ डिफरेंस दिया हुआ है कितना, लैम्डा के इक्वल, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो फेज डिफरेंस जो आता है वो कितना आ जाता है आपका, फेज डिफरेंस आ जाता है भाई 2 पाई के इक्वल। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाता है 2 पाई के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आ गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या आ गया हमारा ए। फेज डिफरेंस कितना आया 2 पाई के इक्वल। ठीक है, फॉर्मूला रखा, उसमें वैल्यू पुट कर दी। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इन्हें तो आप फॉर्मूले में रखेंगे आ जाएगा, क्योंकि इसे आप कब तक याद रखेंगे कोई चीज़, फॉर्मूले में रखो, आंसर्स को निकाल लो। ठीक है भाई। और अगर यही लैम्डा बाई 2 होता, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा ना होके कितना होता, लैम्डा बाई 2 होता, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाता, पाई का। फेज डिफरेंस कितना आ जाता, पाई का आ जाता हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी वैल्यू आपको दे उसी को रखो और क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। तो इस तरह से हमारे जो चैप्टर नंबर 23 आई थिंक है ये, वेव मोशन, तरंग गति, इसके सारे क्वेश्चन आज हमने ये कर लिए। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं ले रहा हूँ, अगली क्लास भी इसी में ऐड कर सकता था, नहीं लिया कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं है, हर एक चैप्टर की अलग अलग क्लास हो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अभी भी। जैसे जल्दबाजी होगी क्वेश्चनों को बड़ी बड़ी क्लास भी ली जाएगी, जैसे 12th का सिलेबस होगा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा क्लास, ज़्यादा बड़ी क्लास होगी। तो उसी तरह से जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे उसी तरह से कर लेंगे। और ज़्यादा बड़ी क्लास में क्या होगा, आप लोग भी थक जाते हैं बड़ी क्लास करके, छोटी क्लास इसलिए की है। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी को।